सब्बो संगवारी मन ला राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, 1 अक्टूबर है, यानी कि महीना के पहला दिन। मीठा खाना जरूरी है, अब खाहा कि नहीं खाहा तेन अपन जगह है। लेकिन भाई साहब, सितंबर के सितम समाप्त हो गए। कोरोना के जितना मामला आइस, अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के बात ला मानबो, सिंहदेव जी के, तो ओकर मानना है कि अक्टूबर माह और आगे बढ़ करके कोरोना के मामला ब खतरनाक होने वाला है। 2 लाख ले भी ज्यादा संक्रमित छत्तीसगढ़ में मिले के पूरा संभावना व्यक्त करे गए। तो अपन सुरक्षा कर, अपन परिवार के सुरक्षा ब सचेत रहा। एक संदेश जो है आप मन ला देना चाहत रहे, और अब हिंदी में आत हूं और न्यूज ला शुरू करत हूं। चलिए पहले समाचार पर चलते हैं। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, और इस जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। दैट मीन्स ये प्रतिमा बन करके तैयार है, बस इसे अनावरित कर देना है, उसके ऊपर लगा हुआ कपड़ा हटा देना है। कहाँ स्थापित होगी ये प्रतिमा, ये जान लेते हैं। ये प्रतिमा स्थापित की जा रही है महानदी भवन, यानी कि मंत्रालय परिषद, रायपुर में। इसका अनावरण का जो कार्य है वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा और मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से होगा। तो ये आज का पहला समाचार था। अब बात करते हैं दूसरे समाचार पर। ट्रैफिक मितान योजना, नाम से आप मतलब समझ गए होंगे, सेंस समझ गए होंगे, फिर इसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ट्रैफिक मितान, मितान छत्तीसगढ़ में मित्र को कहा जाता है। तो ये पुलिस के मित्र होंगे, और वो कौन लोग हो सकते हैं? आप और हम, यानी कि हम जो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, उन व्यक्तियों में से चुनाव किया जाएगा कुछ लोगों का, जो कि लोगों को ट्रैफिक जागरूकता के लिए, यातायात संबंधी जागरूकता के लिए प्रयास करेंगे। लोगों को अलग अलग जगह पर, चौक पर, चौराहे पर ये समझाएंगे कि यातायात के नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है। यानी पुलिस वालों के सहायक की भूमिका होगी इनकी। इन्हें बाद में प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। फिर सवाल ये है कि योजना शुरू कहाँ की जा रही है? ये योजना प्रारंभ में तो शुरू की जा रही है रायपुर स्मार्ट सिटी वाले स्थान से। सीसीटीवी कैमरे वगैरह सारे कुछ लगा करके तैयार कर दिया गया है। कहते हैं कि रायपुर स्मार्ट सिटी क्षेत्र में लगभग 15 लाख वाहन रोज सड़कों पर निकलते हैं, और ऐसी स्थिति में ट्रैफिक की अव्यवस्था को सुधारने के लिए जन सहायता की भी जरूरत है, और यही सोच करके ट्रैफिक मितान योजना शुरू की गई। ये योजना अगेन 2 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। मोबाइल सॉइल टेस्टिंग किट, यानी कि चलित मृदा परीक्षण यंत्र, मोबाइल सॉइल टेस्टिंग यूनिट या फिर डिवाइस, या फिर हम कह सकते हैं चलित मृदा परीक्षण यंत्र। ये एक डिवाइस है, ये तो समझ में आ गया होगा। उद्देश्य भी समझ में आ गया होगा कि मृदा का परीक्षण करेगा। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ को इसका पेटेंट हासिल हुआ है। यानी अब ये डिवाइस जहां कहीं भी प्रयोग की जाए, हमेशा छत्तीसगढ़ राज्य के नाम से जानी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थित इंदिरा गांधी कृषि अनुसंधान केंद्र, जो कि रायपुर में स्थित है, उसके द्वारा यह विकसित किया गया विश्वविद्यालय भी है वो। और इसका उद्देश्य यह है कि किसान अपने खेत की मृदा का जांच खुद से कर सके। महज 2.5 किलो वजनी ये जो यंत्र होगा, जिसके साथ तरह तरह की टेस्टिंग के सामग्री दी जाएगी, फिर चाहे वो जरूरी केमिकल हो, चार्ट हो, जिसमें देख करके अनुमान लगाया जा सके कि मृदा में कौन सा पोषक तत्व की कमी है, कौन से पोषक तत्व की अधिकता है। ये सब जानकारी किसान खुद लगा सकेंगे। उन्हें क्या करना होगा? सिर्फ ये टेस्टिंग किट का प्रयोग करना होगा। तो ये टेस्टिंग किट बना भी ली गई, और भारत सरकार के द्वारा इसे मंजूर भी कर लिया गया। पेटेंट छत्तीसगढ़ के नाम दर्ज हो गया। उपलब्धि है हमारे राज्य के लिए, और साथ ही साथ डॉक्टर एस.के. पाटिल साहब के लिए। डॉक्टर एस.के. पाटिल कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय, यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के निरीक्षण में ये सारा कुछ बना और पेटेंट भी हासिल हुआ। तो भाई देखें, छत्तीसगढ़ के लोग अब अपने खेतों में खुद से मृदा का परीक्षण कर सकेंगे। फिर बात करते हैं JSPL की, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। रायगढ़ में स्थापित ये एक निजी क्षेत्र की स्टील कंपनी है, और यूं कहें कि छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा संयंत्र है।
इस संयंत्र के नाम अभी एक उपलब्धि दर्ज हुई है जिसको बड़े जोर शोर से छपवाया भी गया, इसलिए आप और हम इस पर बात कर रहे हैं। क्या उपलब्धि हासिल हुई ये समझते हैं। जेएसपीएल को भारतीय रेल की तरफ से रेल पटरी सप्लाई का ऑर्डर प्राप्त हो गया है, और अगर देखें इस ऑर्डर की तरफ तो हमें यह समझ में आता है कि यह नियमित रूप से रेल सप्लायर कंपनी के रूप में अब दर्ज हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर की यह पहली ऐसी कंपनी बन रही है जो कि नियमित रूप से भारतीय रेलवे के लिए स्टील सप्लाई करेगी, रेल पटरियां सप्लाई करेगी। मानक पर खरा उतरा है और इसलिए ये मंजूरी से प्राप्त हुई है। वैसे जेएसपीएल के नाम कुछ और उपलब्धियां भी पहले से दर्ज रही हैं, फिर चाहे वो कोलकाता मेट्रो हो या पुणे की मेट्रो हो, उन दोनों के लिए रेल पटरियों के निर्माण करने का कार्य भी जेएसपीएल ने किया था। जेएसपीएल इसके अलावा दावा करता है कि उसके बनाए हुए रेल पटरियों को विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है, मुख्य रूप से यूरोप के कुछ क्षेत्रों में, इसके अलावा अफ्रीका में और श्रीलंका में जेएसपीएल अपने प्रोडक्ट निर्यात करता है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, कॉफी उत्पादन। आप सोचेंगे कॉफी उत्पादन पर हम क्यों बात कर रहे हैं, ये न्यूज तो पुरानी है। आज विश्व कॉफी दिवस है और इसलिए ये चर्चा होनी तो जरूरी थी। विश्व कॉफी दिवस है और आप कॉफी की चुस्कियां लेते हुए ये खबर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल में भी कॉफी का उत्पादन किया जाएगा। अब तक बड़े स्तर पर यह नहीं होता था, लेकिन अब इसे बड़े पैमाने पर करने की पूरी तैयारी की गई है। अब समझते हैं कि कॉफी का उत्पादन छत्तीसगढ़ में कहां होने वाला है। बस्तर क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र के मुख्य रूप से दरभा घाटी के 34 किसान इस कार्य को अभी कर रहे हैं वर्तमान में, और आसपास के और क्षेत्रों में इसका विस्तार किए जाने की पूरी योजना है। फिलहाल तो 100 एकड़ जमीन पर कॉफी की 2 किस्म, जो कि बहुत मानक किस्म होती है, उसका उत्पादन किया जा रहा है। भारत में इन्हीं 2 किस्मों को ज्यादा लगाया जाता है, एक होती है अरेबिका और एक होती है रोबस्टा किस्म। ये दोनों किस्म कॉफी की काफी मानक या महत्वपूर्ण किस्म मानी जाती है। भारत कॉफी के उत्पादन की अगर दृष्टि से देखें तो विश्व में 6वें नंबर का देश है, लेकिन हम अगर योगदान दें छत्तीसगढ़ के लोग तो फिर ये क्रम आगे भी बढ़ सकता है। तो छत्तीसगढ़ को बधाई कि वह कॉफी का उत्पादन कर रहा है। और कुछ जानकारियां हैं हमारे पास, 7 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है कॉफी की फसल से। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। तब यह प्रोजेक्ट बहुत स्थानीय स्तर पर शुरू किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। वैसे आपको बता दूं, भारत में कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। इसके अलावा तमिलनाडु और उसके आसपास के जो और राज्य हैं वहां थोड़ा बहुत कॉफी का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ का नाम अब चाय के अलावा कॉफी में भी दर्ज होने वाला है। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। डॉक्टर अलंग जी, डॉक्टर अलंग जी कुलपति नियुक्त किए गए हैं कहां के, अब ये भी जान लेते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाए हुए यूनिवर्सिटी यानी अटल विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। डॉक्टर गौरी दत्त शर्मा के स्थान पर उनकी ये नियुक्ति हुई है और आज से वो ये पदभार संभालने वाले हैं। तो भाई ये कहां है, अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी किस जिले में है। कमेंट बॉक्स में आप सबका उत्तर चाहता हूं। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर, इंटरस्टेट बस टर्मिनल। हम पहले भी इस पर चर्चा करके आए हैं। इंटरस्टेट बस टर्मिनल यानी अंतरराज्यीय बस अड्डा, ये रावण भाठा रायपुर में है। और अगर बहुत स्पेसिफिक जगह की तरफ पहुंचना चाहें तो टिकरापारा रावण भाठा, ये उसकी स्पेसिफिक जगह होगी। इसका 1 नवंबर को मुख्यमंत्री जी के हाथों अनावरण होना है, यानी कि इसको भी शुरुआत कर दिया जाएगा, ये माना जा रहा है। लेकिन अभी इस पर एक पेच फंसा हुआ है। मामला है भू विवाद को लेकर। इसकी जमीन को लेकर अभी भी एक विवाद चला ही आ रहा है और इसका अब तक निपटारा नहीं किया गया। यह विवाद बालाजी स्वामी दूधाधारी ट्रस्ट की जमीन को लेकर है। कहा जा रहा है कि इस जमीन का अतिक्रमण बस टर्मिनल बनाने के लिए कर लिया गया है और अब तक ये मामला सुलझाया नहीं जा सका है। अब ये विवाद देखरेख में है सरकार की, कोर्ट की, और जब फिर इसमें फैसला आ जाएगा तो शायद हमें आगे इस बस टर्मिनल से बसों का संचालन दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज, धान खरीदी के लिए कर्ज। छत्तीसगढ़ राज्य एक बार फिर से इस सत्र के लिए धान खरीदी करने जाने वाली है और लगभग माना जा रहा है कि 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। मूल्य वही होगा 2500, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। अब इसके लिए राशि राज्य सरकार के पास पूरी उपलब्ध नहीं है और इसलिए राज्य सरकार ने कर्ज
के माध्यम से ये राशि जुटाने का फैसला किया है। और ये कर्ज की राशि भी बहुत बड़ी है। ये कर्ज राशि होगी 20,000 करोड़ रुपए की, जो अलग अलग वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए जाएंगे। बैंक और सहकारी संस्थाएं जो है उनके माध्यम से ये प्राप्त किए जाएंगे। अलग अलग बैंकों ने ऑफर भी कर दिया है अब तक राज्य सरकार को। देखना यह है कि राज्य सरकार किस बैंक से या कितने बैंक से ये कर्ज लेती है। पिछले बार भी कर्ज लेकर के ही खरीदी की गई थी, इस बार भी कर्ज लेकर के ही खरीदी की जा रही है। इसके कोई राजनीतिक मायने में नहीं निकालना चाहता, बस बता रहा हूं कि राज्य सरकार 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली है। यहां यह भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को प्राप्त हुए, कर्ज के रूप में नहीं। 9,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार की तरफ से इसलिए मिली है क्योंकि केंद्रीय पुल में छत्तीसगढ़ अपने धान को बेच रहा है, या यूं कहे कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से धान खरीदी का फैसला किया है। और आप सबको यह पता ही है कि छत्तीसगढ़ इस बार केंद्रीय पुल में दूसरे नंबर का बड़ा आपूर्ति करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगली न्यूज की। साइलेज। साइलेज क्या है पहले यह समझते हैं और फिर बाकी की न्यूज पर चर्चा करेंगे। साइलेज यानी होता है एक तरह का चारा, सूखा हरा चारा। अब सूखा और हरा चारा दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? मक्के की फसल तैयार की जाती है और मक्के की फसल के माध्यम से ही साइलेज तैयार किया जाता है। ये सूखा हरा चारा होता है, या यूं कहें कि हरे चारे का एक विकल्प होता है, अल्टरनेटिव होता है उसका। इसका उत्पादन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर होता है। वहीं से शिक्षा प्राप्त किए, वहीं से इस बात की जानकारी प्राप्त किए हुए एक व्यक्ति ने इसको छत्तीसगढ़ में भी शुरू किया और हमारे सरगुजा में भी अब इसका उत्पादन होने लगा है। इसके उत्पादन को मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने फेसबुक वॉल पर शेयर किया है और इसको जो संस्था है उसे बधाई भी दी है। तो संस्था का नाम हम भी जान लेते हैं, MMY एग्रोपॉली। MMY एग्रोपॉली वो कंपनी है जिसके द्वारा साइलेज का उत्पादन छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में किया जा रहा है। इससे किसानों को दो फायदा होने वाला है। पहला ये कि मक्के की जो उपज है उसको बढ़ावा मिलेगा। मक्के की उपज ना सिर्फ इसलिए ली जाएगी कि उसके व्यावसायिक उपयोग किए जा सके, बल्कि अब पशु चारे के रूप में उपयोग करने के लिए भी इसका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जा सकेगा। वैसे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं, मक्का जो है वो मूलतः भारत की फसल नहीं थी। मक्का बाहर से आई हुई फसल है और इसे पहली बार भारत लाने का उद्देश्य यही था कि पशु चारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाए। लेकिन ये चारा हमें इतना अच्छा लगा कि हम चरने लगे और पशुओं के लिए कमी पड़ने लगी। अब एक बार वापस साइलेज के रूप में ये पशु चारा फिर बन रहा है। तो भाई सरगुजा को बधाई कि उसने ये उत्पादन प्रारंभ किया है। उम्मीद करते हैं बाकी और मक्का उत्पादक जो जिले हैं वहां भी इस तरह का उत्पादन शुरू हो। अब बात करते हैं गढ़िया ग्राम के शिव मंदिर की। ग्राम गढ़िया का शिव मंदिर 11वीं शताब्दी का बना हुआ एक बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर हो सकता था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रशासन ने इसकी तरफ से अपना ध्यान खींच लिया है। इसके पीछे भी कारण है। कारण यह बताया जाता है कि ग्राम वाले इस मंदिर के रखरखाव का जिम्मा खुद उठाना चाहते हैं और प्रशासन का यह कहना है कि जब हमने देखरेख संरक्षण की बात कही तो गांव वालों ने खुद ही इस बात के लिए मना कर दिया था और वो इसकी जिम्मेदारी खुद ही लेकर के ये कार्य करना चाहते थे। बहरहाल इस विवाद के बीच ये जो गढ़िया ग्राम स्थित शिव मंदिर है वो अपने विध्वंस की तरफ, अपने टूट फूट की तरफ बढ़ चला है। यानी कि इस मंदिर को लगभग भुला सा दिया गया है। पर्यटक इस मंदिर से दूर होने लगे हैं, जबकि ये छिंदक नागवंशीय राजाओं की एक बहुत अद्भुत निशानी है। छत्तीसगढ़ में एक दौर था, बस्तर में छिंदक नागवंशियों का शासन था, जिस समय छत्तीसगढ़ अंचल में खूब सारे मंदिर बनाए गए और उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर ये भी था। इस मंदिर के बारे में यह भी जानना जरूरी है कि राजभूषण सोमेश्वर देव ने इस मंदिर को 1097 ईस्वी में निर्मित किया था। आप इस मंदिर में जो कला है बस्तर अंचल की वो आप देख सकते हैं जाकर के। जगदलपुर मुख्य मार्ग पर यह मंदिर स्थित होने के बाद भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित नहीं हो सका। अब इसमें गलती जिसकी भी हो, आपको यह याद करना है कि गढ़िया का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में पड़ेगा, किस क्षेत्र में पड़ेगा और इस पर क्या कार्य किया जा सकता है। अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज तो और बताना भूल गया, इसमें कन्नड़ भाषा का एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है जिसमें मंदिर को निर्माण में सहयोग किए जाने वालों के नाम उकेरे गए थे। यह शिलालेख संग्रहालय में अब वर्तमान में ले जाया जा चुका है, तो आप वहां जाकर के नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये मंदिर अभी भी अपने गौरव के साथ खड़ा है। देखें कब तक खड़ा रहता है। अब बात करते हैं दलपत सागर की। जब बस्तर पे बात निकली है तो दलपत सागर पर बात कर लेते हैं। दलपत सागर छत्तीसगढ़ क्षेत्र की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में जानी जाती।
या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता है। इस तालाब परिसर में अब प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा, प्रवासी पक्षियों का डेरा उतरने लगा है और इसलिए दलपत सागर एक बार फिर से चर्चा में है। वैसे दलपत सागर के बारे में एक समाचार मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि इसके आसपास के क्षेत्रों का अतिक्रमण होना शुरू हो गया है और इंसान की जमीन की भूख ने इस तालाब के क्षेत्र को छोटा करना शुरू कर दिया है। देखें किस तरह से आप और हम प्रकृति को बिल्कुल समाप्त करने पर तुले। अब बात करते हैं अरेकेल बांध की, एक और घटना जहां मनुष्य अपने ही साधन संसाधन का विनाशक बना हुआ है। अरेकेल बांध, ये बांध राइस मिल के कारण जो प्रदूषित जल निकल रहा है उसके कारण ये जहरीला होता जा रहा है, पॉइजनस होता जा रहा है और इसका पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। इस बात की सूचना मिली और महासमुंद क्षेत्र में है वैसे तो ये, और इसलिए लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस जगह पर लगातार निरीक्षण भी किए जा रहे हैं और जो राइस मिल इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्यवाही करने की मांग उठी है। अभी सिर्फ मांग उठी है, कार्यवाही हुई नहीं है। महालक्ष्मी और शिव शक्ति नाम के दो राइस मिल है जो इसका जिम्मेदार बताए जा रहे हैं और देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। पर अरेकेल बांध चर्चा में जरूर आ गया है। बसना क्षेत्र, महासमुंद, याद रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए की। वैष्णव जन तो तेने कहिए, गांधी जी का प्रिय भजन, वो भजन जो नरसिंह मेहता जी ने लिखा था। नरसिंह मेहता जी के इस भजन को गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में उतारा। अब गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर इस भजन को छत्तीसगढ़ के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 36 कलाकारों ने इस भजन को गाया है और अपनी प्रस्तुति दी है। इसकी रिलीज जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के हाथों होगी कल और इसके बाद YouTube में ये गाना उपलब्ध हो जाएगा। तो आप भी सुने अपने प्रदेश के कलाकारों को। तो भाई ये था आज का समाचार, हमारी ये पहल। अगर आप चाहते हैं कि इस महीने भी यूं ही जारी रहे, पूरा अक्टूबर माह, जैसे हमने सितंबर कवर किया उससे पहले, अब इससे पहले के महीने को भी कवर किया था, अगर आप चाह रहे हैं तो भाई आपको लाइक का बटन दबाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ताकि आप और हम इस तरह से रोज मिलते रह सकें। मुलाकात करेंगे फिर कल। और हाँ, टेस्ट दिलाना ना भूलें, टेस्ट की लिंक जल्दी भेजी जा रही है।